वीडियो की शुरुआत से पहले जो लोग भी नए हैं कृपया चैनल के जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दो और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही लो यार। और हाँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर भी चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसा कि पिछले पार्ट में देखने को मिला था, प्रिंस जियोन की एंट्री एम्पेरियल पैलेस में हो चुकी थी, पर वहाँ पर जो लेफ्ट इमेजिनरी था वही एक्स ग्रेड मार्शल क्लेन का एक जासूस था। वहाँ उसकी जैसे ही पोल खुलती है वहाँ अपनी ब्लड कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर सबको मारने की कोशिश करता है, पर जियोन आकर उसको शॉक देकर उसे रोक देता है। और वहीं उसके बाद जो हेड गार्ड थी और जो 3 गार्डियन में से एक गार्डियन थी उसकी जियोन से बात होती है, पर वहाँ दोनों के तालमेल ना बैठ पाता है और जियोन अंत में हेड गार्ड समेत उसके सारे ही साथियों को मारने का आदेश दे देता है। और वहीं लिली अपनी फायर पावर का और फायर शॉट का यूज करते हुए उनके ही एक गार्डियन को निपटा देते हैं। इसके बाद उनकी जो हेड मेट थी वह बहुत ज्यादा ही हैरान परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जितनी भी सारी भी पैलेस की मेट थी और गार्डियंस थे उन सभी को केवल और केवल 2 ही लोगों ने मार दिया था। वह यह सब देखकर बस यही सोच रही थी, मेरे पास तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं इन तीनों को सामना भी कर पाऊँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जितना ज्यादा हो सके टाइम बाय करने की जरूरत है ताकि एम्पेरियल पैलेस से लोग आ सके। पर उसके सामने जियोन आ जाता है और कहता है, लगता है अब केवल तुम ही जिंदा बची हो, अब बताओ तुम्हें अकेले लगकर कैसा लग रहा है। इसके बाद एल्डर ली और मोटू मिलकर जितने भी सारे भी गार्ड्स अगर कोई बच गए हों गलती से उन सबको भी ठिकाने लगा रहे थे। वहीं ग्रेट गार्डियन और प्रिंस फाइट कर रहे थे आपस में। हेडमेट अपनी फायर पावर का यूज करते हुए प्रिंस जियोन के ऊपर लगातार हमले करे जा रही थी, पर जियोन ज्यादातर हमलों को डॉज कर ले रहा था या फिर ब्लॉक कर ले रहा था। गार्डियन गुस्से में कहने लगती है, अब मैं भी देखती हूँ तुम आखिरकार कब तक मुझे इस तरह ब्लॉक करते हो। पर वह अपने जितना भी अटैक जियोन के ऊपर कर रही थी, जियोन बड़े ही आसानी से उसके सारे ही अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था। जैसे जैसे इन दोनों के पंच आपस में टकराए जा रहे थे, चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर पावर रिलीज हो रही थी। तो वहीं जो एल्डर और मोटू था उन दोनों को भी उसकी हीट पावर फील हो रही थी। वह कह रहे थे, क्या आखिरकार इस बंदी ने अपनी सारी पावर को हमसे बचा के रखा था, छुपा के रखा था। वहीं एल्डर ली प्रिंस जियोन की मदद करने जा रहे थे, पर पीछे से ग्रेट गार्डियन आते हैं और कहते हैं, नहीं तुम उनके रास्ते में मत आओ। गार्डियन को उसे इस तरह रोकते हुए एल्डर ली उनसे पूछते हैं, आखिर क्यों न जाऊं, मैं भी अपने मास्टर की उनके साथ मदद करना चाहता हूं। ग्रेट गार्डियन कहते हैं, तुम उनके बस रास्ते में आओगे, तुम देख नहीं सकते हमारे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं, वहाँ तो बस अभी तक बस उसके साथ खेल रहे हैं। और वहीं जियोन भी कह रहा था, अरे लगता है बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर थी। हेडमेट गुस्सा होते हुए कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मुझे गुस्सा दिलाने की। तभी वह प्रिंस के ऊपर दोबारा हमला करती है, पर प्रिंस किसी हवा के झोंके की तरह वहाँ से गायब हो जाते हैं। वह तो मन में ही सोचती रह जाती है, आखिरकार यह गया कहाँ। चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी प्रिंस जियोन अपनी सुपर स्पीड का एक नमूना उसे दिखाते हैं, उसके चारों तरफ अपनी सुपर स्पीड से घूमने लगते हैं। वहीं वह जो हेडमेट थी वह कह रही थी, यह तो सच में बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोस्ट हो। प्रिंस कहने लगता है, अभी तक मैंने तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ तो दिखाई ही नहीं थी। ऐसा कहते हुए प्रिंस जियोन उसके शोल्डर और खन्ने को घायल करते हुए आगे निकल जाते हैं। इसी कारण हेडमेट बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। वह कहती है, यहाँ सच में इस बंदे ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को तो अभी तक मुझे दिखाया ही नहीं था, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर वह दोबारा से प्रिंस के ऊपर हमला करती है और कहती है, आज भले ही मैं मारी क्यों न जाऊं, पर मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बार जैसे ही वह प्रिंस के ऊपर हमला करती है तभी प्रिंस जियोन अपनी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को निकालते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझसे उलझना तुम्हें काफी महंगा पड़ सकता है। वहीं बहुत ज्यादा ही धमाका होने लगता है उनकी पावर रिलीज होने के कारण। यही कुछ समय बाद पूरी आशा को खो चुकी थी, उसके दोनों हाथ कट चुके थे, वह बहुत ज्यादा ही घायल हो चुकी थी। तभी प्रिंस जियोन अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को उठाते हुए कहने लगता है, अब के तुम्हारे घाव हील नहीं हो पा रहे हैं। वह कहने लगती है, तुमने इतना सब मैसेकर मचा दिया है पैलेस में, तुम सोच भी मत लेना हमारी जो इम्पीरियल फैमिली और जो पावरफुल गार्डियन हैं वो आएंगे जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, तुम तब नहीं बच पाओगे उनके सामने। तभी जियोन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं सोचा था कि इस केस के कारण गार्डियन और गार्ड्स का ध्यान मुझ तक आ सकता है। तभी वह गार्डियन चौंकते हुए कहती है, तो क्या तुम्हारा मतलब तुमने इस पूरे पैलेस के चारों तरफ बैरियर बना रखा है।
वहीं प्रिंस योन ने अपने नैनो मशीन की पावर का यूज करते हुए उस पूरे ही पैलेस को अपने चारों तरफ से अपनी स्पिरिचुअल की से ब्लॉक कर दिया था। प्रिंस योन कहता है, अब तुम्हें पता चला, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है जिसको मेरी सच्चाई के और इन सारे के उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, हेडमेट तो बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जो यहाँ इतना बड़ा बैरियर बना के रख पाया है अभी तक। क्या इसके पास असीमित ऊर्जा है? वहीं त्योन उसके घावों को देखते हुए कहने लगता है, इसके घाव तो दोबारा से हील होने लगे हैं। अब तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, तब क्या होगा अगर मैं इसका हेड कट कर दूं, तो क्या यहाँ फिर भी हील हो पाएगा? ऐसा कहते हुए च्योन अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को काटने ही जा ही रहा था, तभी वह कहने लगती है, तुम अगर मुझे मार डालोगे तो तुम्हारे सबऑर्डिनेट भी जल्दी ही मारे जा। वहीं वो बताने लगती हैं कि हमने 3 ट्रेटर्स को पकड़ा है जिन्होंने अपने ऊपर ह्यूमन स्किन का यूज किया था और वह गोल्डन गार्ड्स में थे। तभी च्योन अपने स्वॉर्ड को थोड़ी देर रोक लेता है। वह खुश होते हुए कहने लगती है, हाँ, अब तुम उन्हें ऐसे ही मरने तो नहीं दे सकते ना। पर तभी च्योन सोचने लगता है, अगर वह ह्यूमन स्किन मास्क को पहन के रखे हैं तो वहाँ जरूर ही हाई रैंकिंग के एनिमीज होंगे। वहीं हेड गार्ड सोच रही थी, यहाँ वर्क कर रहा है, उसे अपने गार्ड्स उनकी चिंता तो है। च्योन कहता है, तुमने कहा कि वहाँ अभी गोल्डन गार्ड्स के प्रिजन में है, तुम उनसे पूछताछ कर रही हो? वह कहती, हाँ। वह कहने लगती है, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को भी जरूर रिलीज किया जाएगा। पर तभी च्योन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके हेड को काट देते हैं। वह बेचारी हेडमैन तो सोचती रह जाती है, आखिरकार यहाँ मेरे साथ क्या हो गया। च्योन कहता है, इस घुसट बुढ़िया को देखो, यह अभी भी स्कीमिंग करने से पीछे नहीं हट रही थी। ऐसा कहते हुए वहाँ अपने पैर से उसके हेड को कुचल देते हैं। ग्रेट गार्डियन और एल्डर और मोटू तीनों ही उसके पास आते हैं और एल्डरली कहने लगते हैं, माय लॉर्ड, मैंने आपके सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर दिया है। वैसे भी अब हम लोग इन सारे कॉप्स से इनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक का पता नहीं कर पाएंगे। और ग्रेट गार्डियन कहते हैं, मैंने भी इस पर्सन को ले लिया है, अब क्या हमें निकलना चाहिए यहाँ से? वहीं च्योन उन्हें बताता है कि अब थोड़ा प्लान में चेंजेस आ चुका है, लगता है हमारे कुछ सबऑर्डिनेट, कुछ मेंबर्स यहाँ पर बंदी बन चुके हैं। वहीं हेड गार्डियन कहने लगते हैं, मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूँ महाराज, क्या आप भी उन्हें रिलीज करवाना चाहते हैं? रैंडल ली बताते हैं, यह बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है माय लॉर्ड, हमने उन्हें ट्रेन किया था, अगर वह पकड़ा गए तो वह खुद की जान खुद से ही ले सकते हैं। एल्डरली तो यही कह रहे थे, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें शहीद मान लेना चाहिए। वहीं मोटू बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, हमें उन्हें लेना चाहिए, हमें साथ लेना चाहिए, पर वह हम बोल नहीं रहे थे च्योन के सामने। पर च्योन पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें जरूर बचाएंगे। एल्डर कहने लगते हैं, पर हम उन्हें बचाएंगे कैसे? अगर हम उनका लोकेशन पता भी कर भी लेते हैं तब भी हमें उनके डिफेंस को तोड़ना पड़ेगा। उन सब की बातों को सुनकर च्योन एक गार्डन को देखते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो हम किसी एक को जीवित छोड़ देते हैं और उसी बंदे से पूछताछ करते हैं। वहीं एल्डर कहने लगते हैं, पर ग्रेट गार्डियन को क्या लगता है कि वहाँ इतनी आसानी से अपने एनिमीज को जानकारी दे देंगे? हाँ, मैं जानता हूँ वह एनिमी को इतनी आसानी से जानकारी तो नहीं देंगे। फिर वह च्योन से पूछते हैं, माय लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? इसके बाद कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने जिसको छोड़ दिया था उसको होश आने लगता है, वह उठती है, बहुत ज्यादा घबराती है, हैरान होती है, आखिरकार हुआ क्या था? मेरे बेहोश हो जाने के बाद यहाँ तो सभी मरे पड़े हैं, आखिरकार इस अर्थ पर चल क्या रहा है? उसके चारों तरफ अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, अपने सबऑर्डिनेट्स की लाशें पड़ी हुई। वह तो बस यही सोच रही थी, बस यह कहीं रियलिटी ना हो, मुझे तो बस यह सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। तभी वह हेडमेट को देखते हुए चिल्लाने लगती है, नहीं, यह कैसे हो सकता है? नहीं, आखिरकार यह कैसे हो सकता है? मैं आखिरकार बेहोश हुई थी तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ हेडमेट कैसे मारी? तभी बस होती, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा और गोल्डन आर्मी को इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। पर वह उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पाती है, उन्होंने पहले ही उसके पाँव को काट के रखा था। तभी गोल्डन गार्ड आर्मी के 2 गार्ड्स आते हैं और कहते हैं, अरे उधर देखो, वह सर्वाइवल बची है। वह दोनों भागते उसके पास जाते हैं। वह पूछते हैं, आखिरकार यहाँ पर गोल्डन गार्ड्स के ऑफिसर्स कब आए? मैं तो ठीक हूँ। वह दोनों बताते हैं, हमें कुछ कंपन महसूस हुई थी तो हम बस यहाँ पर देखने चले आए और हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हर जगह बस लाशें ही लाशें पड़ी थी।
और कुछ लोग हेड क्वार्टर में गए हैं रिपोर्ट करने के लिए। बाकी लोग भी जल्द ही आते होंगे। वह सोच रही थी, लगता है ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा और हायर अप्स को जल्द से जल्द बताना होगा कि डिमोनिक सेट का लीडर और उसके ग्रुप मेंबर यहाँ पर आए हैं चुपके से। वह कहती है, क्या आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं? वह कहते हैं, हाँ चलो जल्दी चलो, हमें डॉक्टर के पास लेना चाहिए तुम्हें। पर वह कहती है, नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ जरूरी है। यहाँ पर कुछ लोग घुस आए हैं जबरदस्ती और हमें जल्द से जल्द हमें सबको बताना होगा उनके बारे में। वह कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द बताना होगा, पर तुम चिंता मत करो, गोल्डन आर्मी जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगी। नहीं, वहाँ सब काफी नहीं होंगे, आप प्लीज मुझे ले चलिए, मेरे पैर कट चुके हैं पर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप मुझे वहाँ तक ले चलिए। तभी कुछ देर की आनाकानी करने के बाद वह गार्ड भी राजी हो जाते हैं। ठीक है, अगर तुम इतनी ही ज्यादा भीख मांग रही हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। वैसे यहाँ कहीं और नहीं, प्रिंस चियोन ही है। तभी वह गार्ड उनको रास्ता बताने लगती है और प्रिंस चियोन उसे जल्द से जल्द वहाँ पर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। चियोन उसे अपनी पीठ पे बिठा कर ले जा रहे थे। वह गार्ड कह रही थी, क्या आप प्लीज थोड़ा और तेज चल सकते हैं? चियोन कहता है, तुम्हारी बॉडी वैसे ही तो घायल हो चुकी है, क्या तुम सहन कर पाओगे? कहती है, ठीक है, आप थोड़ा जल्दी चलिए। प्रिंस चियोन अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और उसे तेजी से उस जगह से दूर लेकर आ जाते हैं। वह लड़की मन में ही सोच रही थी, मुझे पता है गोल्डन आर्मी पावरफुल है, पर इतनी नहीं कि वह उनका सामना कर पाए। इसके बाद वह गार्ड उन्हें गाइड करते हुए जो एम्पेरियल पैलेस का टॉम है उसके पास लेकर आ जाती है। प्रिंस जन भी अपने सामने देखते हुए कहने लगते हैं, यहाँ तो एम्पेरियल टॉम है। इसके बाद वह जनरल उन्हें बता देती है कि हम इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, हम जरूर ही मारे जाएंगे और हमें जो इम्पेरियल पैलेस के रूल है उनके हिसाब से मार दिया जाएगा। अब समझ गए हो मेरी सारी बातों को, तो प्लीज मुझे इस टॉम के अंदर ले चलो जल्दी ही। चियोन कहते हैं, अरे तुम इस श्राइन इस महल की बात कर रहे हो? हाँ जल्दी चलो। इसके बाद चियोन उसे पकड़ते हुए सीढ़ियों को चढ़ते हुए उसे ले जाने लगता है। वही वह लड़की मन में ही सोच रही थी, मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही हूँ जिन्होंने हमें बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, और अब हम इस टॉम के अंदर जाने के बाद हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद वह दोनों जैसे अंदर जाते हैं। पैलेस का नाम था जाओलिंग पैलेस। यह महल एम्परर ताइजू का है। इसके बाद वह तीनों उस श्राइन के अंदर जाते हैं और एक पेंटिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। वह लड़की कहती है, तुम लोग इतनी शांति से खड़े क्यों हो? हमारे एम्परर ताइजू की इतनी ज्यादा ही हॉनेवर और अपीयरेंस को तुम देख रहे हो, उनके सामने झुको। इसके बाद वह कहने लगती है, तुम उधर जाओ, उस साइड जाओगे तो तुम्हें एक रेड कलर के क्लॉथ के ऊपर एक गोल्डन ड्रैगन बना हुआ दिखेगा, हमें उसी साइड ले चलो। इसके बाद चियोन और वह तीनों उसके पास जाते हैं और उस कपड़े को हटाते हैं। वहीं चियोन मन में सोचता, अच्छा इन लोगों ने एक सीक्रेट रास्ता बना के रखा है इस साइन के अंदर से, यह तो कुछ ज्यादा ही समझदार और चालाक है, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि इस साइन के अंदर से ही उनका रास्ता जाता होगा। वह लड़की कहती है, तुम जरा उस दीवार के थोड़ा पास जाना। वह दीवार के पास जाती है। वह लाइट के कारण दिखाया जाता है उस दीवार के ऊपर एक लेजेंडरी ड्रैगन का चित्र उकेरा हुआ था। चियोन कहता है, यह थोड़ी ब्लूइश दीवार क्या ग्रीन जेड से बनी हुई है? इसके ऊपर जो चित्र है वह तो किलिंग नाम के ड्रैगन का है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह एक सैक्रेड बीस्ट है जो अपनी स्पिरिट फायर को रिलीज करता है अपनी बॉडी के साथ साथ, और कहीं कहीं पर इसे फायर किलिंग भी कहा जाता है। यह एक होली बीस्ट के रूप में माना जाता है और हमारे एंशिएंट लीजेंड किंवदंतियों में कई सारे सॉन्ग की बुक और स्प्रिंग और ऑटम की बुक है, जैसे कि सीजिंग और चियोंग किंग, इनके ऊपर इसका जिक्र मिलता है। जैसे फिनिक्स को दिखाया जाता है वैसे ही इस किलिंग की अपीयरेंस भी एक तरह से जो सेज किंग है उसके आने का संदेश होता है। चियोन मन में ही सोच रहा था, यह कितनी ज्यादा ही असामान्य बात है, एम्परर ताइजू के महल के पीछे की दीवार में यहाँ ऐसी चीज बनाई गई हो। और इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो यह है, इस डेट के ऊपर जिस मेथड से कार्व किया गया है, यह साफ तौर पे बताता है जिसने बंदे ने भी यह किया होगा वह बहुत ज्यादा असाधारण स्किल को पॉजेस करता होगा। वह लड़की कहती है, हमें इतने ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज जल्दी उस दीवार के पास चलो। फिर जैसे चियोन उस दीवार के पास जाता है वह लड़की उस दीवार को छूती है और उसके बाद एक और सीक्रेट पैसेज ओपन हो जाता है उस दीवार के पीछे। यह एक अंडरग्राउंड टनल थी। चियोन कहता है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा ही इंटेंस और फॉरेन एनर्जी फील हो रही है जितनी मुझे ताइजू के एम्परर के श्राइन में महसूस नहीं हो रही थी। अब पता चला जो 3 गार्डियन थे वह इसी के श्राइन के अंदर रहते थे।
वह लड़की कहती जल्दी चलो, हमें जल्दी चलना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वह उसके नीचे उतरने लगते। चियोन से पूछता है मुझे लगा नहीं था कि इसके नीचे एक ऐसा पैलेस होगा। तभी वह उस लड़की से सवाल करते हुए पूछने लगता है तुम्हें पता होगा कि यह क्या जगह है। वह चियोन को चुप होने का इशारा करती है और कहती है तुम मामूली से सोल्जर हो, ज्यादा पूछने की कोशिश ना करो। वहीं जो मोटू उसके साथ चल रहा था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है। वह कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मॉन्स्टर के साथ इतनी रूड तरीके से बात करने की और इतना घमंड दिखाने की। पर तभी अचानक से उसे ब्लड की स्मेल आने लगती है। वह सब लोग गार्डियन पैलेस के मिडिल हॉल में पहुंचते हैं। उनके सामने का नजारा देखकर चौंक जाते हैं वो लोग। अरे आखिरकार हो क्या रहा है? यह सारे गार्ड्स यहाँ तो प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे, पर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। चियोन लालटेन फेंकते हुए कहने लगता है अब अपनी प्रेजेंस को छुपाने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं तुमसे दोबारा से वही क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ इम्पीरियल गार्डियंस की गोल्डन प्रिजन कहाँ पर है? वह लड़की घबराते हुए कहने लगती है यहाँ इसके शरीर से जो प्रेशर निकल रहा है यह जरूर डिमोनिक सेक्ट का ही वह लीडर होगा। पर इसकी वॉइस तो चेंज हो चुकी है। क्या इसने अपनी स्किल का यूज करते हुए ऐसा किया था? पर इनने सभी को मार दिया था, फिर मुझे बचा, मुझे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ा था? क्या यहाँ लोग मेरे द्वारा इस श्राइन के ऊपर हमला करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो गोल्डन प्रिजन है वहाँ पर घुसना चाहते हैं? तभी वह लड़की यूबोंग के ऊपर हमला करने ही वाली थी। इससे पहले ही चियोन अपने स्वॉर्ड को निकालकर उसके हेड को उसके सर से कलम कर देता है और यूबोंग तो बस अपने तलवार को निकालता ही रह गया था। चियोन ने इतने समय में उसे मार ही दिया था। तभी चियोन कहता है कि यूबोंग क्या तुम ठीक हो? तो कहता है हाँ मैं मास्टर में ठीक हूँ। वहीं वह मन में सोचता था मैं बस अपने स्वॉर्ड को निकाल ही रहा था और मास्टर ने गेम तमाम कर दिया। आखिरकार यह कितने ज्यादा तेज है। चलो छोड़ो, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? वह एक बंदे के ऊपर घाव को देखते हुए कहने लगता है यह स्वॉर्ड टेक्निक तो हमारे डिमोनिक सेट के म्यूक्योंग स्वॉर्ड टेक्निक लग रही है और उधर दूसरी बॉडी के ऊपर तो 10 प्रेसिप स्वॉर्डमैनशिप के द्वारा हमला किया गया है। नहीं, जितने भी क्रॉप्स हैं उन सभी के ऊपर हमारे ही सेट की टेक्निक का यूज किया गया है, पर इनके ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है जिनके उससे पता चल सके कि यह हमारी सेट की टेक्निक है। यह तो हम जानते हैं इसलिए हमें अच्छे से पता है। चियोन कहता है मोटू लगता है हमारे मेंबर्स को बचाना, इससे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वहीं हमें 6th चैम्बर का सीन दिखाया जाता है एम्पीरियल गार्डियन के हेडक्वार्टर का, जहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। पर एक जल्लाद अपने वेपन को लेकर खड़ा हुआ था। वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आते हुए कहने लगता है सन ताइसेंग हमारे साथ बहुत ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, बहुत ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जो 5th चैम्बर है उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, वह जल्दी यहाँ पर भी हमला करने आने वाले हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब से हमारे गार्डियंस को बनाया गया है तब से ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। आखिरकार हुआ क्या है तुम बताओगे? उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहने लगता है अरे लगता है इन लोगों ने सारी ही जानबूझ के किया गया है। इन्हें पता था कि अभी इम्पीरियल जो गार्ड्स है वो 30% तक कम है। इन्हें जरूर प्लानिंग सोच समझ के की होगी। क्या उन्हें हमारे एम्पेरियर टाइजू के द्वारा जो ट्रेजर छुपा के रखा है उसे चाहिए? नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा। वह गुस्सा हुए अपने सारे गार्ड से कहने लगता है सभी तैयार हो जाओ, हमें किसी भी हालत में उनको रोकना होगा। हमें किसी भी हालत में उन्हें 7th चैम्बर तक जाने से रोकना होगा, चाहे हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तभी इसके बाद हमें वो चैम्बर के दरवाजे से बहुत ज्यादा ही इविल और बहुत ज्यादा ही डार्क एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई दी है, जिसके कारण वह जो सेंट टाइसन था वह भी डर जाता है। सीढ़ियों पे से धीरे धीरे कोई उतरने लगता है। वह कहता है यह कितना ज्यादा सफोकेटिंग हो रहा है। एक एक करके हमें उन्हें दिखाया जाता है। यह कोई और नहीं, मेरे हिसाब से तो जो ब्लेड गॉड 6 क्लैन है उसी के मेंबर है। वह कह रहा था यह इन्होंने कितना ज्यादा बंदों को मारा होगा। इनका ओरा और इनके सारे कपड़े या खून से रंगे हुए हैं, इनके पूरे वेपन में खून लगा हुआ है। अगर इन्होंने कितने लोगों को मार दिया होगा। इन सबकी जो लीडर थी वह कहने लगती है अरे यार यहाँ कितने ज्यादा है, ये मकोड़े हैं, एक के बाद एक आए जा रहे हैं एंडलेसली। इसके बाद उसके पीछे जो गार्ड थे वह कहने लगते हैं आप जाइए, हम इन सभी को मार डालेंगे और यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं छोड़ेंगे, आप यह सारी चीजें हम पे छोड़ सकते हैं। वह कहती है ठीक है अब मैं तुम पे छोड़ती हूँ। और ऐसा कहते हुए वह आगे निकलने लगा। उसके साथ एक गार्ड भी जा रहा था और बाकी 2 इन सबको मारने के लिए रुक गए थे। यहाँ जितने भी गार्ड थे उन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। वह कहते हैं इन लोगों ने एक सोच कैसे लिया, यह इतना आसान होगा इन लोगों को हमें पार करना, बस यहाँ पर मारे जाओगे और कुछ नहीं। तभी वह जो उनकी हेड थे वहाँ सांस छोड़ते कहने लगे लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। और वह अपनी स्वॉर्ड निकालती है और बस कुछ स्लेस लगाती है, जिसके कारण वो जितने भी गार्ड थे वो सब मारे जाते हैं। उसके कुछ स्लेसों के कारण ही उनके बॉडी के कई सारे पार्ट हो जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। उस लेडी को इतनी आसानी से उन सबको मारते हुए आगे जाते हुए देखते हुए वह जो बच गए थे वह कहते हैं आखिरकार यह क्या चल रहा है यहाँ।
और उन गार्ड्स का जो हेड था वह कहता है, अरे मैंने तो सच में उसे देखा भी नहीं, कब उसने इनको मार डाला, आखिरकार यह कौन बंदे हैं जो यहाँ पर आए हैं। लेडी कहने लगती, ये साले कीड़े कहीं के। तरह हमें बताता है कि जो मैसिव श्राइन है इसके अंदर टोटल 7 चैम्बर हैं जो कि अंडरग्राउंड एक दूसरे से कनेक्ट है और यही सारे पैलेस गार्डियन के होल को बनाते हैं। इसमें सब में ऊपर इंटरमीडिएट चैम्बर आता है और उधर से ही एक गोल्ड चैम्बर है जहाँ से रास्ता चालू होता है। इसके बाद उनके नीचे चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4 और सब में लास्ट में सब में ही नीचे चैम्बर 7 है। और जो चैम्बर 7 है वह हेडक्वार्टर भी कहा जाता है इन गार्डियंस का। और वैसे भी वहाँ पर जो हायर गार्डियंस है और जो हायर मास्टर है उनको जाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मार्शल क्लेन के जो लोग थे वह कहने लगते हैं, यह तो कुछ ज्यादा ही गर्म, और नहीं कुछ ज्यादा ही गर्म से गर्म लगे जा रहा है। मैंने अपनी की के द्वारा अपने आप को कवर करके रखा है, फिर भी मुझे इतनी गर्मी, इतना पसीना आ रहा है। वह अपनी लेडी से पूछने लगता है, क्या आप ठीक हैं? वह कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतनी सी हीट मुझे अफेक्ट कर सकती है, और यह हीट तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हो रही है क्या? वह कहने लगता है, सच में यह बहुत ज्यादा पावरफुल लीड है, इसे पसीने का एक बूंद कतरा भी नहीं आया, सच में यह इस मिशन को लीड करने के लायक है। वह बंदा नीचे उतरते हुए कहने लगता है हम पहुंच गए। वह अपने सामने देखते हुए कहने लगता है, अरे यार अब एक और बैरियर, एक और दीवार आ गई। वह कहते हैं, अरे कुछ लिखा भी है इनके ऊपर, तो कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। वहाँ पर लिखा था, जो भी यहाँ पर लालच से आएगा, ट्रेजर के लालच में, वह यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा और अनंत काल के लिए डेथ की सैया पर लेट जाएगा। और जो लोग भी जबरदस्ती अपना रास्ता बाहर निकालना चाहेंगे वह सब में पहले मारे जाएंगे। वह लेडी सोचती है, अरे कितनी बेकार ही वार्निंग लिखी है। वहाँ उस दीवार के पास जाते कहने लगती है, मुझे लगता है यह केवल एक सिंपल सी बोल है, पर यह तो ग्रेनाइट के पत्थरों से एक के ऊपर एक जोड़ते हुए बनाई गई है जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली टाइट है। क्या यहाँ कोई ट्रैप है? तभी वह आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, इन सब की स्ट्रक्चर को, इन सब ब्रिक को एक के ऊपर एक लगाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई अगर इसे फोर्सफुली अपनी ताकत से ओपन करने की कोशिश करेगा तो यह पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए। उनका एक बंदा कहने लगता है जो जरूरी चीज है इसके पीछे है और वह यहाँ पर अपना समय बर्बाद कराना चाहते हैं बस। वह लेडी कहती है, अरे चलो इन सबको भाड़ में जान, तो चलो इसके आगे वह आगे जाने लगते हैं। और वहीं हमें दोबारा से 4th चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, उसी गार्डन हॉल का, जहाँ पर उन दोनों ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। वह उनमें से एक बंदा कहता है, अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ और मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा, मैं इतना ज्यादा कुशल मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे इन मुर्दों के शरीर पर डेमोनिक सेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप के निशान उकेरने पड़ रहे हैं। पर छोड़ो, यह सब चीजें खत्म हो ही गई हैं। वैसे मुझे लगता है जो हमारी ब्लडी मिस्ट्रेस है वह उस ट्रेजर तक पहुंच चुकी हैं। अरे चलो मुझे जल्दी करना होगा, उन तक जाना पड़ेगा। मोटू खुश होकर कहने लगता है, अरे हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हम कब से 4 मंजिल तक नीचे उतर गए हैं और अब तुम मिले हो हमें। वह अपने सोर्ड को पकड़ते हुए कहने लगता है, एक नौसिखिया मुझे चैलेंज करने लगा है, इसकी मार्शल आर्ट पीक पे भी नहीं है, पर इसका अहंकार तो हेवंस को भी चीर रहा है। तभी वह बंदा कहता है, क्या तुम यहाँ पर केवल अकेले आए हो? मोटू कहते हैं, वैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तभी वह बंदा हंसते हुए कहने लगता है, यह बंदा डर से कांप रहा है। तभी वह डेविल से एक्सप्रेशन देते हुए कहने लगता है, अरे वाह, वैसे मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, अब मैं तुम्हें कुछ अच्छा लेसन जरूर सिखाऊंगा। तभी मोटू कहते हैं, हाँ सच में तुम? अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो ट्राई करके देख लो। वाह, बंदा हंसते हुए कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुम किसके ऊपर इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो, पर मैं होप करता हूँ तुम मुझे रोक तो पाओगे। ऐसे कहते हुए वह अपने सोर्ड से मोटू के ऊपर हमला कर देता है, पर मोटू अपनी जगह पर ही हंसने लगता है और मोटू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। उसके पीछे से चियोन निकलता है और उस बंदे के ऊपर अपनी की ब्लेड से हमला कर देता है। चियोन की की ब्लेड उस बंदे के डायरेक्ट चेस्ट के बाहर निकल जाती है, उस बंदे को खून निकलने लगता है। अपनी तलवार को और ज्यादा ताकत से पकड़ता है और चियोन के ऊपर हमला कर देता है, हमले को ब्लॉक कर लेता है। तभी बंदा अपनी जगह से पीछे हटने लगता है। वह घबराते हुए कहने लगता है, मैंने तो किसी और की प्रेजेंस को सेंस ही नहीं किया था और इसने मुझे बस केवल एक ही मूव में मुझे इतनी जल्दी हरा दिया। मुझे लगा नहीं था कि गोल्डन आर्मी में कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब इसे कौन बताया यार, वो डिमोनिक सेक्ट के लीडर से लड़ रहा है, इतनी आसानी से थोड़ी जीत जाएगा, वो गोल्डन आर्मी का बंदा थोड़ी है। क्या कहता है, उसने मेरे हमले को भी डोज कर लिया और मुझे इतने ज्यादा घाव दे दिए, पर मुझे रुकना होगा जब तक दूसरे लोग आ ना जाए। पर तभी चियोन अपनी की ब्लेड से उसके ऊपर दोबारा हमला करता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह चियोन के हमले को नहीं रोक पाता है और बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। उसे कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ड्रामा करते हो, वैसे ये बताओ जरा तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो और
तुम्हारा क्या उद्देश्य है हमारे सेक्ट की मार्शल आर्ट को इन क्रॉप्स के ऊपर डालने का? वह मन में सोचने लगता है, क्या इसका मतलब यह डिमोनिक सेक्ट का कोई डिसाइपल है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह यहाँ पर क्या कर रहा है? टियोन फिर से अपने स्वॉर्ड्स के हमले करते हुए उसके एक और हाथ को काट देता है और भाग देता है। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं एक एक करके तुम्हारे हाथ पैर को और तुम्हारी जान को दोनों को ही ले लूंगा। घबराते हुए, तुम बास्टर्ड कमीने कहीं के। इसके बाद हमें 6th चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक और बंदे ने इंपीरियल पैलेस के जितने भी गार्ड्स थे उन सबको मार दिया था। उनका जो हेड बजा था वही बजा था। वह बड़ा ही रो रहा था, वह कह रहा था समझ नहीं आ रहा हम इतने ज्यादा पावरफुल है पर यह कितना ज्यादा पावरफुल है जो हम सबको मारे जा रहा है इतनी आसानी से। और मुझे समझ नहीं आ रहा उस महिला को यह लोग ब्लडी क्यों बोल रहे थे। वह तो केवल एक साधारण सी महिला लग रही थी। इतनी आसानी से एफर्टलेसली मेरे आर्म को इतनी आसानी से काट दिया। यह वह सब मुझे जानबूझ कर जिंदा छोड़ रहे हैं और मेरे साथियों को मार रहे हैं। यह बंदी करना क्या चाहती है? जितने भी लोग बचे थे वह कह रहे थे आखिर तक सब लोग बने रहो, हमें किसी भी तरह यहाँ पर इन्हें रोकना है, हम इससे आगे इन्हें नहीं बढ़ने दे सकते। पर वह जो नीले बाल वाला बंदा है वह सभी को एक एक करके गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था और बड़ी ही डेविल से स्माइल देते हुए कह रहा था तुम सब तो बहुत ज्यादा छोटी सी चींटियां हो मेरे सामने। वैसे कोई मुझे बताएगा अब कितनी बच गई हैं? वैसे जितने भी बच गए हैं वो बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं उसकी पावर को देखकर। वही एक बंदा जिसके पास पैर था वह कहता है अरे लगता है 5 बचे हैं, चलो इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, तभी नीले बाल वाला बंदा कहता है अरे यह कंपन कैसी है? तभी वह कुछ सेंस करता है। तो बंदा कहता है स्टील स्पेयर मास्टर प्लीज उसे डॉज कीजिए। वैसे यह बंदा सेकंड लीडर है पर वह उन अटैक को डोज नहीं कर पाता है और वह अटैक के कारण बहुत ज्यादा पत्थर उसके ऊपर ही गिर जाते हैं। पर जैसे जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं उसे ज्यादा कोई चोट नहीं लगी थी, वह बच चुका था। वह कह रहा था मैं तो बस जस्ट घायल होने ही वाला था, आखिरकार यह कौन है इतना रेकलेसली लड़ रहा है। तभी धुएं के अंदर से चियोन निकलते हुए आने लगता है, कहता है अरे यहाँ पर तो कोई है जो डस्ट में छुपा हुआ है। फिर मेरी इंटरनल एनर्जी और मेरी स्टिंग तो कोई बता नहीं रही है, शायद से यह कोई नॉर्मल बंदा होगा। पर आखिरकार यह कौन है जो यहाँ पर आ रहा है? तभी चियोन अपनी पावर का यूज करते हुए जितना भी धुआं था उन सबको सटर कर देता है। वह जो स्पेयर वाला बंदा था वो घबरा जाता है, अरे इसने केवल अपने एक ही मूव से पूरे डस्ट को सेटल डाउन कर दिया, आखिरकार यह कौन है? इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। आखिर हुआ क्या था? चियोन बोल रहा था अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा 4 और हैं जो इससे पहले आगे गए हैं? वह कहता है हाँ। तभी चियोन बोल रहा था अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा 4 और हैं जो इससे पहले आगे गए हैं? वह कहता है हाँ। तभी चियोन कुछ फील करता है और कहता है अच्छा जैसे मैंने सोचा था इसके शरीर के अंदर भी वह पैरासाइट मौजूद हैं। पर क्या यह इतनी जल्दी वह इन्फॉर्मेशन को बता चुका है जिसके कारण इसकी मौत आ गई है? में कितनी घिनौनी ट्रिक यूज करते हैं या। तभी चियोन उसके हेड को काट देता है। चियोन हमें बताता है यह लोग यहाँ पर केवल उस किलिंग बीस्ट के ब्लड को लेने के लिए आए हैं। चियोन कहता है अरे पर नहीं, मुझे जल्द से जल्द उन तक पहुँचना होगा। पर यह जो इसका स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा घुमावदार है, मुझे बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा इसमें। पर कैसा होगा? ऐसा कहते हुए चियोन जमीन को तोड़ देता है नीचे की और डायरेक्ट नीचे पहुंच जाता है और कहता है हाँ यह रास्ता कुछ ज्यादा ही फास्ट है। और वह उस गर्दन को उस नीले बाल वाले बंदों के पास ही भेज देता है। वह कहता है अरे आखिरकार क्या कौन है? वहीं जो गार्डियन में से एक था, इंपीरियल गार्डियन में से एक, वह कहता है क्या री-इन्फोर्समेंट आ चुकी है? वहीं जितने भी बंदे थे वह खुश होते हुए कहते हैं लगता है हिज मैजेस्टी ने री-इन्फोर्समेंट को सेंड किया है। वह खुश होने लगते हैं। वह कहते हैं क्या हमारे स्टील मास्टर इतनी जल्दी ही इस बंदे से हार गए? यह सच में कोई एक नॉर्मल गार्ड तो नहीं हो सकता। तभी वह बंदा अपना स्पेयर को निकालते हुए कहने लगता है हे तुम्हारी नॉर्मल से गोल्डन गार्ड्स की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? स्पेयर के साथ अपनी की का भी इस्तेमाल करता है। अब ब्लू बाल बंदा सोच रहा था अभी इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है, हमने अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को जांचा भी नहीं है। वह स्पेयर बंदा अपना स्पेयर लेते हुए चियोन के ऊपर हमला कर नहीं जा रहा था। वहीं जो गार्ड थे वह कह रहे थे प्लीज ऑफिसियर उसे डोज कीजिएगा। पर चियोन आगे बढ़ने लगता है। वहीं जो उनका हेड था वह कह रहा था क्या वह उसे हेड ऑन फेस करने वाला है? अगर मैं उस स्पेयर के अट्टे के सामने आ जाऊं फिर भी वह नहीं रुकने वाला है। वह स्पेयर वाला बंदा कहने लगता है तुम गधे कहीं के, तुम क्या खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हो? यहाँ हमारी एक अल्टीमेट स्पेयर टेक्निक है जो कि ब्लेड गोड मार्शल आर्ट में से एक है। चियोन कहता है मैं इसे रुक नहीं सकता। तभी चियोन अपने सोर्ड को निकालता है और कई सारे स्लेस लगाते हुए उसने जितने भी हमले किए थे उन सभी को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वह सारे ही स्पेयर के हमले उसी बंदे के ऊपर दोबारा होने लगते हैं। वह उनसे घायल होते हुए कहने लगता है आखिरकार कैसे डिफ्लेक्ट कर सकता है मेरे अल्टीमेट मूव को?
यह जो हमारी टेक्निक है, यह 5th टेक्निक है ब्लेड गोड मार्शल आर्ट की। इसका नाम है द ब्लेड गोड स्विफ्ट किल ब्लेड। मुझे समझ नहीं आ रहा केवल एक नॉर्मल गोल्डन गार्ड हमारी इस टेक्निक को यूज कैसे कर सकता है। यह टेक्निक तो केवल हमारे टॉप 6 मास्टर को ही पता थी। अपने हाथ को देखते हुए लगता है मेरा हाथ तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। मैं अपनी पूरी पावर को भी क्यों न लगा दूं, फिर भी मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तभी वह स्पेयर वाला बंदा पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम हमारे मार्शल आर्ट को कैसे जानते हो। ऐसे कहते हुए वह अपने स्पेयर को चियोन के सामने तान देता है, पर स्पेयर ही वहीं से टूट जाता है। चियोन कहता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ऐसे कहते हुए वह उसे एक लात मारते हुए पीछे फेंक देता है। वह कहता है अरे आखिर क्या हुआ, न ही केवल उसने मुझे देख लिया बल्कि उसने मेरे हाथों से इतनी जल्दी बच गया और मुझे कैसे मारा। तभी वह चियोन को देखते हुए कहने लगता है क्या एक गोल्डन गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी चियोन अपनी जगह से गायब हो जाता है। वह कहता है अरे वह कहाँ चला गया। नीले बाल वाला बंदा कहता है स्टील मास्टर आपके पीछे देखिए। पीछे चियोन अपने कई सारे क्लोन बुला लेता है और कई सारी टेक्निक को एक साथ ही परफॉर्म करने लगता है। वह कहता है यह इतनी सारी टेक्निक को एक साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या यह संभव भी है। तभी चियोन उन सारी चीजों को ही एक साथ कंबाइन करते हुए अपनी की ब्लेड का हमला कर देता है उसके ऊपर। वह बंदा अपने स्पेयर को घुमाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर चियोन की ब्लेड कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। वहाँ उसकी बॉडी को आर पार हो जाती है और एक बड़ा सा सुराख उसके चेस्ट के अंदर रह जाता है और वह खून खांसते हुए जमीन पे पड़ जाता है। वह कहता है आखिरकार मैं कितनी आसानी से इससे हार गया। चियोन कहता है सुनो मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। वहीं वह सारे गार्ड खुश होने लगते हैं, ये हमारे ऑफिशियल्स ने एनिमीज को डिफीट कर दिया है। वहीं जो दूसरा बंदा था वह कह रहा था यहाँ इतना ज्यादा स्किलफुल बंदा है, यहाँ हो ही नहीं सकता कि गोल्डन आर्मी में कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो सके। यहाँ तक कि जो नॉर्थन लॉर्ड है वह भी इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट को पजेस नहीं करते हैं। और केवल यह सोचना कि जो गोल्डन स्टील गार्ड था मास्टर थे वह 2 ही टेक्निक से मारे गए। जितने भी मेरे सूत्र थे उनके हिसाब से गोल्डन आर्मी में कोई भी इतना पावरफुल है ही नहीं। फिर आखिरकार यह बंदा कौन है। तभी चियोन उससे कहने लगता है अच्छा अब क्या तुम ही यहाँ पर आखिरी बचे हो। तभी चियोन का किलिंग इंटेंट उसको फील होता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जगह से पीछे हटने लगता है। तभी चियोन उसके पास जाने लगता है, कान दिखाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है। वहीं वह बंदा कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, क्योंकि स्टील मास्टर भी उसे नहीं रोक पाए तो मैं क्या उसे मार लूंगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग के जाना होगा, उसके बाद अपने ग्रुप को इसके बारे में बताऊंगा। पर वह जैसे ही भाग रहा था तभी वह अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वह जैसे ही अपने सामने देखता है कई सारी की ब्लेड उसके चारों तरफ उसे घेर लेती है। वह कहता है आखिरकार अब क्या हो रहा है। तभी चियोन कहने लगता है अरे तुमने क्या सोचा, तुम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मुझसे बच के जा सकते हो।